नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. सरायेवो वर्तमान में बोस्निया एंड हेर्जेगोविना की राजधानी है। ये शहर कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है। अगर 20वीं सदी की बात करें तो दो घटनाएं ध्यान में आती हैं। पहली, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के आर्च ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या। इस हत्या ने पहले विश्व युद्ध की बुनियाद रखी। इसके बारे में हम आगे विस्तार से बताएंगे। दूसरी घटना 1990 के दशक में हुए बोस्निया वॉर से जुड़ी है, जब सर्ब और मुस्लिमों के झगड़े के बीच सरायेवो को बंधक बनाकर रखा गया पूरे 4 साल तक। इस युद्ध को कवर करने दुनिया भर के पत्रकार पहुंचे थे। इनमें से एक ITN के कैमरामैन जॉन स्टील भी थे। एक दिन की बात है, जॉन अपना कैमरा लेकर एक इमारत से बाहर निकले। बाहर गली में बच्चे खेल रहे थे। जब बच्चे पत्रकारों को देखते तो वो उनसे चॉकलेट मांगा करते थे। उस दिन भी वैसा ही हुआ। एक छोटी सी बच्ची आई, उसने जॉन का हाथ पकड़ा और उससे झूलते हुए चॉकलेट मांगा। जॉन पसीज गए। वो चॉकलेट लाने इमारत के अंदर चले गए। वहां वो सैनिकों से बात करने लगे। इतने में जोरदार धमाके की आवाज आई। गोली सर्ब स्नाइपर्स की तरफ से चली थी। दरअसल सरायेवो सीज के दौरान शहर की ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स बैठे रहते थे, दोनों तरफ के। वे अपने दुश्मन धड़े के लोगों को निशाना बनाते थे। शहर 2 हिस्सों में बंट गया था। एक से दूसरी तरफ जाने के लिए लोगों को स्नाइपर्स की गोलियों से होकर गुजरना होता था। लोग दौड़ते हुए या किसी गाड़ी की ओट लेकर पार करने की कोशिश करते थे। कुछ सफल होते थे, बहुत से लोग नहीं हो पाए। उन सड़कों को स्नाइपर्स स्ट्रीट के नाम से जाना गया। बोस्निया वॉर के दौरान 200 से अधिक लोग स्नाइपर स्ट्रीट में मारे गए थे। इनमें से 60 बच्चे थे। जब जॉन को गोली की आवाज आई, उनका दिल जोर से धड़का। उन्हें अनहोनी का आभास हो चुका था। वो दौड़ते हुए बाहर गए और फिर ठिठके, और जब उनकी नजरें चीख के स्रोत तक पहुंची, वो जड़ हो गए। जिस बच्ची ने चहकते हुए उनका हाथ पकड़ा था, वो जमीन पर जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही थी। विडंबना देखिए कि जॉन उस समय इंसान की बजाय मशीन बन गए। उन्होंने मदद करने की बजाय अपना कैमरा निकाल लिया और तड़पती बच्ची का वीडियो बनाने लगे। जो कोई उनके फ्रेम में आ रहा था, वो उसे साइड हटा दे रहे थे। उस बच्ची ने थोड़ी देर कैमरे में देखा और शांत पड़ गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर बचाया न जा सका। बाद में जॉन ने अपने कैमरे का लेंस साफ किया। वो अपना शूट किया वीडियो देखने लगे। तभी उन्हें एक फ्रेम दिखा और वो सन्न रह गए। उनका मशीनी पक्ष विलुप्त हो चुका था। उस बच्ची ने अपने जीवन में जो आखिरी चीज देखी थी, वो खुद की मौत की आहट थी। जॉन का दिमाग भन्ना गया। उन्होंने कैमरा उठाया और स्नाइपर स्ट्रीट में दौड़ने लगे। थक्कर चूर होने तक वो एक तरफ से दूसरी तरफ भागते रहे। उनके दिमाग में बस यही चल रहा था कि मुझे भी मर जाना चाहिए, लेकिन वो बच गए। स्नाइपर्स की एक भी गोली उन तक नहीं पहुंची। कुछ दिनों के बाद जॉन स्टील लंदन वापस लौटे। एयरपोर्ट पर ही उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। उन्हें उससे उबरने में लंबा समय लग गया था। युद्ध की तासीर ऐसी ही होती है। वॉर रिपोर्टिंग के बारे में जानने की इच्छा हो तो एक कमाल की डॉक्यूमेंट्री सीरीज है 3 पार्ट में, रिपोर्टर्स एट वॉर। ये आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। मन हो तो आप देख सकते हैं। अगर आपकी दिलचस्पी बोस्निया वॉर में है तो दुनियादारी की प्लेलिस्ट में आप उसे तलाश सकते हैं। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम लौटते हैं मुद्दे की ओर। आप सोच रहे होंगे कि आज के दिन इस सबकी चर्चा की वजह क्या है। इसकी वजह है रूस यूक्रेन संकट का बढ़ता तापमान। रूस ने बेलारूस के साथ युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। रूस की सेना समंदर में गोले दागने की तैयारी कर रही है। तैयारी इतनी जबरदस्त है कि यूक्रेन में सप्लाई पहुंचाने वाले जहाज़ों का आना जाना दूभर हो चुका है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन में रह रहे अपने नागरिकों से बाहर निकलने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि स्थिति कभी भी पलट सकती है। जितनी जल्दी हो सके यूक्रेन से निकल जाइए। उधर रूस ने शांति के प्रयासों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि बातचीत से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। हमने युद्ध की त्रासदी का किस्सा सुनाया। आगे हम 100 बरस पहले सरायेवो में हुई हत्या की कहानी जानेंगे। बताएंगे अगर शांति की कोशिशें असफल हो जाएं तो उसका परिणाम क्या होता है। रूस यूक्रेन संकट को कम करने की कोशिशें फेल क्यों हो रही हैं और रूस के युद्ध अभ्यास से यूक्रेन को कितना खतरा है। अगर आपकी दिलचस्पी विश्व युद्ध या दूसरी ऐतिहासिक घटनाओं को जानने में हो तो एक जानकारी ले लीजिए। कुकू एफएम के पास ऐसी किताबों का अच्छा खासा स्टॉक है। कुकू एफएम भारत में ऑडियो बुक्स के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक है और ये दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर भी हैं।
यहाँ आपको इतिहास के साथ साथ बाकी विधाओं में भी बोलने वाली किताबें मिलती हैं, मतलब ज्ञान का फुल पैकेज आपको यहाँ मिलेगा। कुकू एफएम के दोस्तों के लिए खास ऑफर भी लाए हैं। पहले 250 यूजर्स के लिए प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट है। करना बस इतना है कि सब्सक्रिप्शन लेते समय LT50 कोड को डालना होगा। और जानकारी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। हम फिलहाल आगे चलते हैं। यूरोप में 18वीं और 19वीं सदी का काल औद्योगिक और वैचारिक क्रांति के नाम रहा। वहां के देशों में हथियारों की रेस शुरू हुई। नए आविष्कारों ने तबाही के उन्नत सामान मुहैया कराए। इसके चलते आर्मी और नौसेना को बेहतर बनाने की रेस शुरू हुई। साम्राज्यों के बीच सीमाओं को लेकर विवाद शुरू हो गया। शक्ति का संतुलन बिगड़ने लगा था। सदियों से शासन कर रहा ऑटोमन साम्राज्य दरक रहा था। ऑटोमन साम्राज्य ने 1463 ईस्वी में बोस्निया एंड हर्जेगोविना पर कब्जा किया था। उनके शासनकाल में इस इलाके का इस्लामीकरण हुआ। 1908 में ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य ने इस इलाके को अपनी सीमा में मिला लिया। इससे सर्बिया वाले नाराज हो गए। वे बोस्निया एंड हर्जेगोविना को मिलाकर विस्तृत स्लाव साम्राज्य बनाना चाहते थे। ऑस्ट्रिया हंगरी को लगा कि सर्बिया आया तो नुकसान हो जाएगा। उसने जर्मनी से बात की। जर्मनी ने कहा कि सर्बिया का हमला हुआ तो हम साथ में रहेंगे। इस भरोसे के बूते पर 1914 में ऑस्ट्रिया हंगरी ने सरायेवो में मिलिट्री ड्रिल करने का फैसला किया ताकि सर्बिया डर जाए और उनके इलाके की तरफ आने का इरादा छोड़ दे। आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी होने के साथ साथ सेना के इंस्पेक्टर जनरल भी थे। इसलिए 28 जून 1914 को वो अपनी पत्नी के साथ सरायेवो आए थे। 28 जून का दिन सर्बिया के लोगों के लिए बेहद खास था। अतीत में इसी दिन उन्हें ऑटोमन सेना से हार मिली थी। वो आर्चड्यूक के दौरे को अपमान की तरह देख रहे थे, इसलिए सरायेवो में उन्हें मारने की पूरी तैयारी कर ली गई। सर्ब मूल के 7 लोग दौरे वाले रूट पर खड़े थे। उनके पास असलहे के साथ साथ साइनाइड की गोली भी थी ताकि पकड़े जाने के पहले वो सुसाइड कर ले। पहली कोशिश असफल रही। जब तक बम फटता आर्चड्यूक की गाड़ी आगे निकल चुकी थी, लेकिन सिटी हॉल से बाहर निकलते समय एक अन्य सर्ब गेवरिलो प्रिंसिप ने उन्हें गोली मार दी। इस बार निशाना अचूक था। इस हत्या ने पूरे क्षेत्र का माहौल बिगाड़ दिया। इतिहासकार बताते हैं कि आर्चड्यूक फर्डिनेंड इकलौते शख्स थे जो ऑस्ट्रिया हंगरी में शांति चाहते थे। उन्हें यह आभास था कि अगर रूस से युद्ध हुआ तो दोनों साम्राज्य ध्वस्त हो जाएंगे। बाद में ऐसा हुआ भी। फर्डिनेंड की हत्या के बाद भी युद्ध रोकने की संभावना बाकी थी। ऑस्ट्रिया हंगरी को सर्बिया से ज्यादा डर रूस का था। रूस सर्बिया का पार्टनर था। सर्बिया पर हमले का मतलब रूस पर हमला होता। रूस से निपटने के लिए ताकतवर सहयोगी की दरकार थी। इसलिए ऑस्ट्रिया हंगरी ने जर्मनी का रुख किया। 5 जुलाई 1914 को जर्मनी ने फुल सपोर्ट का वादा कर दिया। अगर जर्मनी ने थोड़ा संभल कर काम लिया होता या शांति की कोशिश की होती तो माहौल कुछ और हो सकता था। जर्मनी के सपोर्ट से ऑस्ट्रिया हंगरी खुश था। उसने सर्बिया के लिए अल्टीमेटम तैयार किया। 10 मांगे रखी गई। इनमें से 2 मांग बेहद खास थी। पहला, सर्बिया को हर तरह के उग्रवादी संगठनों का दमन करना होगा। इसकी निगरानी ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के प्रतिनिधि करते। दूसरी मांग ये थी कि आर्चड्यूक की हत्या की जांच में उनके अधिकारियों को हिस्सा लेने दिया जाए और हत्या में शामिल हरेक शख्स पर मुकदमा चलाया जाए। बाकी मांगे भी सर्बिया को नागवार गुजरी। उस समय रूस के विदेश मंत्री रहे सर्गेई सोजनोव ने कहा कि ये मांगे मानने से बेहतर तो आत्महत्या करना है। सर्बिया ने सभी मांगे मानने से मना कर दिया। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। जैसा कि तय हुआ था, सर्बिया का साथ देने रूस आया और ऑस्ट्रिया हंगरी की तरफ से जर्मनी। फ्रांस रूस का सहयोगी था। जर्मनी ने सोचा कि 2 मोर्चे पर लड़ने से बेहतर है पहले फ्रांस को निपटा दिया जाए। फ्रांस के रास्ते में बेल्जियम पड़ता था। जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला किया। बेल्जियम को ब्रिटेन का सपोर्ट था। अगले दिन ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। ब्रिटेन के उतरते ही दुनिया भर में फैली उपनिवेश स्वतः युद्ध में शामिल हो गए और इस तरह एक गोली से शुरू हुई कहानी ने प्रथम विश्व युद्ध का चैप्टर खोल दिया था। उसके बाद जो हुआ उसे आंकड़ों में गिनना इंसानियत का मजाक उड़ाने जैसा होगा। पहला विश्व युद्ध औपचारिक तौर पर जून 1919 में समाप्त हुआ। इसने आगे की कई तबाहियों का खाका तैयार कर दिया था। ये तो हुई इतिहास की बात। एक सदी के बाद दुनिया एक बार फिर से उसी मोड़ पर है। रूस यूक्रेन के बीच बढ़ रहा तनाव इससे इतने खतरनाक मोड़ पर है कि पूरा यूरोप इसकी चपेट में आ सकता है। हमने दुनियादारी में इस संकट की वजह और युद्ध की आशंका पर विस्तार से बात की है। आपको उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
आज हम ये जान लेते हैं कि रूस यूक्रेन संकट में नया क्या हो रहा है। रूस ने बेलारूस के साथ 10 दिवसीय युद्ध का अभ्यास शुरू कर दिया है। बेलारूस रूस का करीबी है। उसकी सैकड़ों किलोमीटर लंबी सीमा यूक्रेन के साथ लगती है। ये मिलिट्री ड्रिल यूक्रेन की सीमा के करीब में ही हो रही है। रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर 1 लाख से अधिक सैनिक तैनात कर रखा है। रूस कहता है कि उसका यूक्रेन पर हमले का कोई इरादा नहीं है, लेकिन वो बार बार सीमा पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करता रहता है। रूस अगले हफ्ते से ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव में नौसैनिक अभ्यास शुरू करेगा। रूस ने मिसाइल और गन फायरिंग की चेतावनी जारी की है। यूक्रेन ने कहा है कि इसकी वजह से दोनों समंदर में नेविगेशन मुश्किल हो गया है। उसने रूस पर इंटरनेशनल जल सीमा को ब्लॉक करने का आरोप भी लगाया है। अमेरिका ने यूक्रेन का समर्थन किया है। उसने कहा है कि नौसैनिक अभ्यास के नाम पर रूस यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा रहा है। बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए फिर से चेतावनी जारी की है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन में रहने वाले अमेरिकी लोगों से बाहर निकलने के लिए कहा है। बाइडेन ने कहा है कि परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं। अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया तो वे अमेरिकी नागरिकों को निकालने के लिए सैनिक नहीं भेजेंगे। 10 फरवरी को ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रूस ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी तीखी रही। लावरोव ने कहा कि हमारी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम अपनी बात बहरे कानों को सुना रहे हैं। लावरोव ने मुलाकात को निराशाजनक बताया। 11 फरवरी को ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस मॉस्को पहुंच रहे हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि अगले कुछ दिन बेहद खास हैं। उन्होंने कहा कि यूरोप पिछले कुछ दशकों में सबसे खतरनाक स्थिति का सामना कर रहा है। जानकारों का कहना है कि इसका एक सीधा मतलब है रूस यूक्रेन संकट सुलझने की बजाय और उलझ गया है। इस मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब बारी एक खास रिपोर्ट की। 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच लल्लन टॉप की यात्रा भी जारी है। हम जान रहे हैं लोगों के असली मुद्दे क्या है, सुन रहे हैं उनके मन की बात। इसी सिलसिले में ऑर्डिनरी की टीम उत्तर प्रदेश में है। सोनल उन मुद्दों को परख रही हैं जिन पर आधी आबादी का कल टिका है। जान रही हैं इस चुनाव से यूपी की महिलाओं की उम्मीदें क्या है। आज की रिपोर्ट आई है बदायूं से। ये इनका घर है, एक ही कमरा है, वहीं कोने में उनका चूल्हा है, यहीं 2-4 जो भी बर्तन है, सारा सामान है। जब लोग कहते हैं ना कि रिजर्वेशन की ज़रूरत क्यों है, क्यों आप लोग इस आधार पर आज भी रिजर्वेशन देते हो, तो ये तस्वीरें हमें बताती है कि आज भी रिजर्वेशन की ज़रूरत क्यों है, आज भी इनकी हालत कैसी है, आज भी ये किस तरह जी रहे हैं। योजनाएं बहुत बनती है, बहुत स्कीमें निकलती है, लेकिन वो ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती, बहुत दिक्कत है, वो इन तक नहीं पहुंच पाती, वो सुविधाएं इन तक नहीं मिल पाती, जिसके कारण आज भी ये उसी स्थिति में है। रोते हुए अम्मा अपनी दुख और दर्द बता रही हैं। चूल्हा घर के अंदर लगाना पड़ा क्योंकि नाली का गंदा पानी इनके घर के बाहर आता है, जिसके कारण बाहर रोटी नहीं बना सकती। कोई पूजा ना आया, कोई के लिए मर जाओ, चाहे कोई मार डारा, चाहे कछ कर दे, इकली परी रहते हो। अब का कहूं तो कहीं बहुत दुख हुआ है मोए। कह रही हैं कि बहुत दुख है, अकेले पड़ी रहती हूँ, बच्चे चले गए हैं, बच्चे पूछने वाले नहीं हैं। बच्चे भी इसी गांव में रहते हैं लेकिन दूसरे घर में रहते हैं, ये बता रही हैं। अधिकतर घर ऐसे ही है, ना यहाँ तक बिजली पहुँची है, ना यहाँ पानी का कोई कनेक्शन है, ना गैस मिला है, ना घर मिला है। हाँ, बच्चा नहीं, पढ़ाई लिखाई सब ठप है। कोरोना को बहुत चल रहा है और बच्चा जो लड़कियाँ गरीब आदमी कौन इतने बड़े मोबाइल ले देगो, सो बच्चा नेट पर पढ़ाई कर लेंगे। और हम लोगों को हमें ना दरिया हमारे ना राशन ना मिल रहा हूँ, कब कोठादार कह दे तो है तुम्हारे बनाई हुई ना, हमें 20 साल यहाँ वोट डालते हो गए। और देखो, और आसन को क्या है, आसन क्या है, 3 महीना से लेके और 9 महीने तक उनकी सब सिफारिश करती है। तो जहाँ 2000 रुपये मान देगा, जब कागज दे देते भरे के बेच मिल जाते पैसा। नहीं तो जब नेता लोग आप लोग से वोट मांगने आते हैं तो आप लोग उनको समस्याएं बताते हैं? मैडम हमने सबसे कही जो वोट मांगना भाई सबसे कहेंगे। क्या कहते हैं तब वो लोग?
कि मिलेंगे सरकार बनन दो, सरकार का सरकारी का पतो अब भाई जाई सरकार में करना बोले तो आगे बारी का पतो है। तो हम रात भर चाहे जवान बहू है चाहे बड़ी बूढ़ी है केस करवान जाना और पूरी हमने जहाँ मैं ड्यूटी करी है कोरोना में का मिलेगा औसन का तो जानी 10,000 रुपये डाल दिए थे। आपने कोरोना में ड्यूटी करी, आप आंगनवाड़ी है? नासा है। आशा है। हाँ। अच्छा, तो क्या करी, ड्यूटी करी तो कुछ नहीं मिला? क्या मिलूँ, कुछ ना मिले हमारे खाते में तो कुछ ना रहो, हम कागज भर के देते हैं वही पैसा आता है मेरे खाते में। कितना पैसा मिलता है आपको महीने में? 2,000 पड़ेगा, 2,500 पड़ेगा, 3,000 पड़ेगा, जो हमारे कागज जाएंगे वही तो पैसा मिलता है। हाँ वही मिलता है। ऐसे ही और रिपोर्ट्स देखनी हो तो आप ऑर्डिनरी के चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। पसंद आए तो बांटना मत भूलिएगा। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेती हूँ। आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।